जस्ट इसी के बाद एक केस फिर आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फिर निर्णय लिया कि चूंकि संसद सर्वोच्च है, और संसद सर्वोच्च है तो संसद को यह शक्ति है कि वो संविधान के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन जब वो संशोधन करेगी तो उस मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर देगी, लेकिन जो मूलभूत मतलब आधारभूत ढांचा है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगी। कहने का मतलब है आधारभूत ढांचा का प्रतिपादन किया। अब सवाल ये उठता है कि ये आधारभूत ढांचा क्या है। तो आधारभूत ढांचे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन जब जब मेरे सामने ऐसे मामले आएंगे, मैं समय और परिस्थितियों को देखते हुए उस समय के अकॉर्डिंग जो भी मामला आएगा मैं उसका निस्तारण करता रहूंगा। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन करती रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो एक फिर लिखिएगा, शंकर क्या नाम, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। मेरी बात को सुनिए थोड़ा सा। जब ये मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि संसद जो है वो सर्वोच्च है, और जब सर्वोच्च है तो वो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ उसने आधारभूत ढांचा दा का प्रतिपादन किया और ये कहा कि फिलहाल जो आधारभूत ढांचा है इसको इसकी ये अपरिभाषित है, मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मेरे समक्ष मामले आते रहेंगे, मैं समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अनुसार क्या करूंगा, उसका निस्तारण करता रहूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आई है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे को परिभाषित करते हुए ये कहा कि जो आपका आधारभूत ढांचा है वो जो है विधि का शासन, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि जो है संविधान के आधारभूत ढांचा है। क्या हुआ, और छटपट छटपट कर रहे हो? ठीक है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकार से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के संबंध में इस सिद्धांत को अपनाया जाता है। जब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आज भी जब मौलिक अधिकारों में आपको संशोधन करना होगा तो आधारभूत ढांचे को अपनाना होगा। और आधारभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि क्या है,
विधि का शासन है, समाजवाद है और पंथ निरपेक्षता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको आधार उसके मौलिक अधिकारों में संशोधन करना पड़ेगा। बात समझ में आया है? तो इसी के साथ अब हम लोग लिखेंगे आर्टिकल 12 और अनुच्छेद 12 का डिफाइन करेंगे। तो इसमें लिख लीजिएगा, तो एक मिनट रुकिए, लिखिए राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अगर शांति से रहेंगे ना थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाउंस हो जाएगा। ये क्या है भाई, सुनिए ध्यान से। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा मतलब क्या है? भारत सरकार, भारतीय संसद, है ना, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी, यही है क्या राज्य की परिभाषा? होगा नहीं। आर्टिकल 12 यही कहता है कि राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा में क्या है? भारत सरकार है, भारतीय संसद है, राज्य सरकार है, राज्य विधानमंडल है, ठीक है ना, अन्य पदाधिकारी हैं, अन्य अधिकारी हैं, इन सबको मिलकर के आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। आप लिखना चाहेंगे बस राज्य परिभाषा से संतुष्ट हो गए हैं, ठीक है ना? ठीक है, लिखो आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हुआ, कोई इमरजेंसी हुई क्या? ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 को डिफाइन करेंगे हम लोग। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी आदेश, कोई भी कानून उस समय तक शून्य होंगे जिस सीमा तक नहीं होगा उनके अधिकारों में या उनके अधिकारों को सीमित नहीं करता होगा। कहने का मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन। जब तक आप न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेंगे कोई भी नियम या कानून क्या होंगे? शून्य होंगे। ये आर्टिकल 13 कहता है। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो हेडिंग डालो न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल 13 आप ऐसे लिख लो ना। ये क्या कहता है? कोई भी आदेश या कानून तब तक शून्य होंगे जब तक उनके अधिकारों को सीमित नहीं करता है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी डाल दो, और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है बता दे रहा हूं। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या है मैं बता रहा हूं आपको। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसको लेकर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों का परीक्षण करती है। और समझ आ रही है ना? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कार्यों का परीक्षण करती है, ठीक है, और उसे संवैधानिक है या असंवैधानिक है घोषित करती है, ठीक है ना? उसी को हम लोग कहेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारतीय में अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है या संविधान से लिया गया है, जो हमारा, ये लिख लीजिएगा मैं बता रहा हूँ। इसका न्यायिक पुनरावलोकन लिखो और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में लिखिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका
लिखेंगे क्या, समझेंगे नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसका प्रयोग करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का परीक्षण करती है और उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करती है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का परीक्षण करती है। पीछे हो गए हो तो आगे पीछे से पूरा कर लेना, है ना। इसका परीक्षण करेगी और वो संवैधानिक है कि असंवैधानिक है ये भी घोषित करेगी, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिएगा, जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका जो सिद्धांत है वो भारतीय में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिख सकते हैं कि ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब सुनो, लेकिन अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था थी ही नहीं, ठीक है ना। वो मत लिखिए, बस ऐसे जानने के लिए। तो एक मामला आया न्यायिक पुनरावलोकन के लेकर के, मामला जरूर लिखेंगे। उसका नाम है मारबरी बनाम मेडिसन, मारबरी बनाम मेडिसन 1803। ये न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में है। तो ध्यान से सुनो, जब ये मामला आया तो उस समय के जो उस मामले में जस्टिस मार्शल, याद रखेंगे, जस्टिस मार्शल, न्यायाधीश थे मार्शल। कौन कौन? ठीक है, जस्टिस मार्शल ने कहा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, कोई भी लिखित संविधान, कैसा संविधान है, लिखित संविधान है ना। तो कोई भी लिखित संविधान यदि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप नहीं प्रदान करता है, फिर भी न्यायिक या न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को ग्रहण कर लेता है। उन्होंने इस मामले में कहा कि कोई भी जो लिखित संविधान है वो न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परिभाषित नहीं करता है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को क्या करेगी, ग्रहण कर लेगी। आप इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि आप न्यायिक पुनरावलोकन करिए, लेकिन फिर भी न्यायपालिका का, जैसे अभी क्या होता है, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट को क्या कि आप
जो है ये संसद ने बना दिया, लेकिन कभी क्या करती है संसद, जैसे इसकी न्यायिक पुनरावलोकन करती है तुरंत हड़ताल लगा देती है इसके सरकार को, तुम्हारा कानून गलत है। तो उसने न्यायिक पुनरावलोकन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली न्यायपालिका को न्यायिक शक्ति, वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या हो जाती है, मिल जाती है, ग्रहण हो जाती है। बात समझ में आया है? ठीक है, इनके रूप में ही लिखिएगा चाहे तो, या ऐसे लिख लो कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दो सिद्धांतों पर आधारित है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दो सिद्धांतों पर है। नंबर एक, कानून की उचित प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दो सिद्धांत पर है। कानून की उचित प्रक्रिया, और नंबर दो लिखिए कानून की स्थापित प्रक्रिया। जो कानून की उचित प्रक्रिया होगी उसमें लिख दीजिएगा ब्रैकेट में अमेरिका, वहां पर जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होगी ना वो उचित प्रक्रिया है अमेरिका में, ठीक है। हाँ, और जो कानून की स्थापित प्रक्रिया के सामने लिखिएगा ब्रैकेट में भारत। ये कानून की उचित प्रक्रिया क्या है आप समझें इसे, ठीक है। पहले देखिए, कानून की उचित प्रक्रिया मतलब इस सिद्धांत में न्यायपालिका कानून के जो शर्त होते हैं उसके साथ साथ उसका भाव का भी परीक्षण करती है। कानून की जो उचित प्रक्रिया है जो कि अमेरिका में है वो क्या है, न्यायपालिका क्या करेगी, कानून की शर्तों के साथ साथ उसके भाव का भी परीक्षण करेगी, जिसके कारण जो कानून की उचित प्रक्रिया है ये और भी क्या हो जाता है, इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बात समझ में आया है? दूसरा है कानून की स्थापित प्रक्रिया जो हमारे यहाँ पाई जाती है, भारत जैसे देश में पाई जाती है। तो इस सिद्धांत में न्यायपालिका केवल कानून के शब्दों की व्याख्या करता है, भावों की व्याख्या नहीं करेगा। किसकी व्याख्या करेगा? कानून के शब्दों की व्याख्या करता है, ना कि भावों की, और जिससे न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जो हो जाता है सीमित हो जाता है। आप किसी के भावों के जैसे देखिए कोई बात आई, मान लीजिए अगर कानून की उचित प्रक्रिया, न्याय पुनरावलोकन की उचित प्रक्रिया के तहत हम लोग बात करेंगे तो वो कानून के जो शर्त हैं उसका भी परीक्षण करेगी, भाई कानून आपका ये कह रहा है, इसकी ये शर्तें हैं। फिर उस जिस व्यक्ति के साथ जो केस हुआ है उसको भी थोड़ा उसका भाव को समझेगी, भाव को समझेगी कि भाई ठीक है केस तो हो गया लेकिन इसके लगता नहीं कि ये चोर होगा, कभी इसका कोई इतिहास नहीं है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फंसा दिया गया। तो वो उसके भावों का भी परीक्षण करती है, और जब भाव का परीक्षण करेगी तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो उचित प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, उचित प्रक्रिया हो जाती है। पहले उसका क्षेत्र जो हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। लेकिन जो कानून की स्थापित प्रक्रिया है वो केवल कानून के शब्दों का परीक्षण करती है, भाव का परीक्षण नहीं करती है, और जिसके कारण क्या होता है कि उसका क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो भारतीय, या इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है, हमारे भारत जैसे देश में इसी सिद्धांत को मान्यता दी गई है। किसको? कानून की स्थापित प्रक्रिया को। आपने चोरी किया, आप अदालत में कहते रहो नहीं हुजूर हमने नहीं किया है, आपको एविडेंस देना होगा, साक्ष्य देना होगा, आपके भाव को या भाव का परीक्षण नहीं होगा।
बात समझ में आया है ना। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, साक्ष्य देना होगा, और इसी प्रक्रिया को हमारे यहाँ अपनाया गया है। ठीक है, क्योंकि जिसका संबंध संवैधानिक शासन या सीमित शासन से है, और जिसका शासन क्या है, हम लोग ये कहते हैं भाई देखिए हमारा संविधान है, संवैधानिक शासन है या सीमित शासन है, ठीक है ना। और भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान नहीं करता, लेकिन न्यायपालिका संविधान के लिखित होने के कारण, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारे यहाँ का जो संविधान है वह लिखित है, और इसके कारण जो है संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जैसे कि आपका अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 137 तथा 226 के माध्यम से इस शक्ति को ग्रहण करता है, और कानून और आदेश की संवैधानिक परीक्षण करके उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करता है। हमारा जो भारत देश है वो एक संवैधानिक देश है, लिखित कानून होने के नाते, लिखित संविधान होने के नाते हमारे यहाँ का जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका ये कहती है कि जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, 137 और अनुच्छेद 226 के माध्यम से वो संवैधानिक का परीक्षण करती है, और जब परीक्षण करेगी तो वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, वो इन्हीं आर्टिकलों के माध्यम से घोषित करेगी। ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति थी, एक संशोधन होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 42वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है आपको। 42वां ऐसे लिखिए, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन लिखवाएंगे, लेकिन ऐसे से याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि आपकी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति थी, इसको इसमें समाप्त कर दिया गया। जब 42वां संविधान संशोधन पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन किसको लेकर के था, तो आप सीधा से कहिएगा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त करना। बात समझ में आया। लेकिन केंद्र में प्रथम गैर सरकार या जो गैर कांग्रेसी सरकार यानी जनता पार्टी ने 43वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका को पुनः वो शक्ति प्रदान कर दी, जिसे बाद में संविधान ने या संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जैसे ही 42वां संविधान संशोधन लाया गया, तो केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार होने के कारण, यानी कि जनता पार्टी की सरकार थी, और उसने 43वां संविधान संशोधन कर करके इसको फिर से जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति थी, इसको कहा कि ये आज से आधारभूत ढांचा है। क्या है? आधारभूत ढांचा है। तो जो 43वां संविधान संशोधन हुआ, ऐसे याद रखिएगा, 43वां संविधान संशोधन हुआ, वो किसको लेकर के था? आधारभूत ढांचे को लेकर के। क्लियर रहेगा ना। 42वां न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को या पुनरावलोकन से समाप्त करना, 43वां आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन करना या घोषित करना। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक है। देखो भाई, मूलभूत अधिकार है ये, मैं चाहूँ जल्दी से खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको समझ में बाकायदा आता रहे। ठीक है ना। तो आप 13 हो गया है, आर्टिकल 13, और इसके बाद हम है आर्टिकल 14 में। तो 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। 18 मतलब आर्टिकल 14 से लेकर 18 क्या है? समानता का अधिकार, यानी कि 14 क्या कहता है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, क्यों ना हो, लेकिन वो कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे? एक समान होंगे। और यही आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कहता है समानता का अधिकार। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ।
रूल ऑफ लॉ क्या है? मतलब ब्रिटिश राजनीतिक विचारक एबी डायसी थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए विधि का शासन की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। ठीक है ना? तो ये हम बस आप इतना सा समझ लीजिए कि विधि का शासन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझने में थोड़ा सा समस्या होगी आपको, लेकिन समझाने का प्रयास पूरा करेंगे। इधर देखिएगा, 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है कि नहीं? बात समझ में आया है? तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून की दृष्टि में, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन जैसे भी हो। क्लियर है? आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। मतलब किसी के जाति को लेकर, किसी को लिंग को लेकर कि स्त्री है कि पुरुष है ना, या उस कहाँ वो पैदा हुआ है, किसी जनजाति में पैदा हुआ है, किस क्षेत्र में पैदा हुआ है, किस मूल वंश का है, ठीक है, ये विभेद करना मना है, प्रतिषेध। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(2 समझते चलेंगे सारे लोग। आर्टिकल 15(2 कहता है कि किसी नागरिक को केवल इन आधारों पर किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने से अयोग्य नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 15 जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद क्या है? प्रतिषेध है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि इन नागरिकों को, ध्यान से सुनिएगा, इन नागरिकों को, पहले बोल दिया हूं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 याद आया? इन सब में केवल नागरिक शब्द का प्रयोग होना है। ध्यान से। तो कहता है आर्टिकल 15(2) कहता है कि इन नागरिकों को, ध्यान से सुना, व्यक्तियों को नहीं, इन नागरिकों को इन आधारों पर जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के, है ना, समझ आया ना, किसी भी धार्मिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जाने से मना नहीं करेगा। चीजें क्लियर हैं? बात समझ में आया? चल, एक आर्टिकल है 15(3), 15(3) कहता है कि इन आधारों पर, ना, क्या कहता है कि इन आधारों पर या जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों पर कोई, कोई का मतलब कोई, कोई का मतलब कोई कौन? राज्य। भाई अगर मुझे मना कर सकता है मेरी किसी डिफाइंड जाति को, लिंग को, धर्म स्थान को, कुछ भी डिफाइन करेगा वो राज्य ही करेगा ना।
इन अनुच्छेदों को कोई राज्य या नियम या कानून, बात समझ में आया? जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए इन अनुच्छेदों को लेकर कोई राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण को लेकर के विशेष कानून बना सकते हैं या निर्माण से निवालित नहीं करेगी। ऐसा कोई कानून बना दे कि जिसमें बच्चों का या महिलाओं के कल्याण के बारे में, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अभी ये क्या करते रहे हैं कि कुछ जातियों को टारगेट करके हमला करवा रहे हैं, जो कि ये ठीक नहीं है, सीधा सीधा है, सिंपल बात है ना? ये सब अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। कोई और आएगा फिर वो ऐसा करेगा। इसके घर में बताओ 8-10 लोग थे, वो क्या करेंगे? मान लो अभी हम सुनने में तो अच्छा लगता है, वही जब स्थिति हमारे साथ हो तो कैसा लगेगा? गलत हमने किया है, अपराध हमने किया मान लो, तो इसमें मेरे माँ का, मेरे बाप का, मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का, जो और भी सदस्य हैं, मैं खुद किया हूँ, ना कि वो किए हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो सीधा सीधा क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है। बात समझ में आया है ना? तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे महिला आरक्षण आता है, जानकारी होनी चाहिए। तो एक हमारी वीमन रिजर्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, महिला आरक्षण। अच्छा बताओ भाई, सब लोग पहले तो हमको एक चीज क्लियर करके बताओ, इसके घर में बताओ 8-10 लोग थे, वो क्या करेंगे? मान लो अभी हम सुनने में तो अच्छा लगता है, वही जब स्थिति हमारे साथ हो तो कैसा लगेगा? गलत हमने किया है, अपराध हमने किया मान लो, तो इसमें मेरे माँ का, मेरे बाप का, मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का, जो और भी सदस्य हैं, मैं खुद किया हूँ, ना कि वो किए हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो सीधा सीधा क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है। बात समझ में आया है ना? तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे महिला आरक्षण आता है, जानकारी होनी चाहिए। तो एक हमारी वीमन रिजर्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, महिला आरक्षण। अच्छा बताओ भाई, सब लोग पहले तो हमको एक चीज क्लियर करके बताओ, अब मामला यहीं से खत्म करेंगे, टाइम का हुआ है? कितना हुआ? नो, अरे तेज से बोलो भैया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण के पक्ष में कितने लोग हैं पहले बताओ, मतलब महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? है? महिलाएं तो कहेंगी ही, क्योंकि उनका मामला है तो कहेंगे ही हमको चाहिए, है ना? हाँ, और बताओ। है? मिलना चाहिए? ठीक है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो देखेगा जाएगा, लेकिन क्या फायदा उस आरक्षण का? हिंदुस्तान में, आप इंडिया में ही एक राज्य है केरल, वहां पे महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षित महिला वहीं की है, और यहाँ सबसे ज्यादा आरक्षण दिया गया इधर, ये काहे नहीं पढ़ पाई? क्या मतलब है आरक्षण का? आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, अरे आरक्षण का लाभ भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
आरक्षण मिलता है, भाई महिला सीट आरक्षित हो गई कि इस ग्राम सभा से प्रधान जो रहेगी वो महिला रहेगी। अब महिला खड़ी होती है, उसका पति गांव भर में ढिंढोरा पीटता है, मैं ही इसका पति हूं, इस पे वोट दीजिएगा। वोटिंग होती है, महिला का बाद में कहीं पता वता नहीं होता, घर में चूल्हा फूंक रही होती है, सारा काम काज वही देखता है, तक नहीं देखता है। उस महिला से पूछना कि एक साइन करेगी तो वो पूछेगी तो कुछ पूछ ले, कहाँ करना है करेगा, नहीं तो वो बोलेगा कौन बोलता है, तुमसे काहे बोला वो, है ना। तो आरक्षण कहीं लाभ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षित होना। आप आरक्षण की मांग भी करें और उसका भरपूर लाभ पहले शिक्षा पे उठाए। जब आप शिक्षित होंगे तब आपको आपका शोषण नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। हमारे यहाँ एक जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई थी शिवकली मौर्य, याद है? अरे जिला पंचायत अध्यक्ष का मतलब समझते हो क्या होता है? जब तक उसकी एक साइन नहीं होगी ना, डीएम उसकी तनख्वाह नहीं पाएगा जिले का। तुम समझते क्या हो? वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई, अभी राजेश मसाला है। एक साइन पे पूरे जिले की तनख्वाह रुक जाएगी अगर ना करे तो। समझ रहे ना। लेकिन जब वो महोदया थी तो उनको पता नहीं होगा कि ये क्या होता है, वो उनके भैया खड़ा कराए रहे, वही जाने हैं। डीएम और भी अधिकारियों को कहा, वो उनको भी पता है तो उनसे कहा, वो तो भैया को जाना है। यही चीजें आप टेलीविजन पे देखिएगा, राज्यसभा उसमें देखिएगा, एक महुआ करके एक महिला है, सांसद है टीएमसी की, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिधर से हैं, क्या लाजवाब है, भिड़ के देखो। पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए तथ्यात्मक बात करते हैं। हमारे यहाँ कहाँ है, महिलाओं महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ बनने की वो होती है बस। 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर बातें होंगी, और कहीं इधर चौराहे पे लाके खड़ा कर दो कि ये लो माइक थोड़ा सा समाज के लिए, हम्म, 2 शब्द बोल दीजिए। समाज के लिए का, अपने घरों के लिए नहीं बोल पाएंगी फिर, है ना। तो ये सब शिक्षा का अभाव है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो यही हम महिला आरक्षण के बारे में बात करेंगे। महिला आरक्षण इतना ही आप समझ के रखिएगा, आगे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। कि सबसे पहले जरूरत है शिक्षित होना, ठीक है ना। और हम लोग फिर अब सीधा सीधा आर्टिकल 15(4) बात करेंगे। 15(4) भी यही कहता है, आरक्षण को लेकर के कहता है। तो अब हम लोग सीधा सीधा आ जाएंगे 16 पे। और हाँ, 16(1) ध्यान से सुन लीजिएगा। 16(1) क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब राज्य जो है अपने नागरिकों के मध्य नियुक्ति के संबंध में, आर्टिकल 16(1) कहता है कि राज्य जो है, राज्य अपने नागरिकों के नियुक्ति के संबंध में, जैसे आप जब नौकरी पाई मान लीजिए तो आपको नियुक्त किया जाएगा ना, तो आपको एक निवास स्थान वो सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा, नहीं देंगे? निवास, जाति, है ना। तो आर्टिकल 16(1) कहता है
राज्य अपने नागरिकों के मध्य नियुक्ति के संबंध में जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। बात समझ में आया है ना? 16 क्या कहता है? नियुक्ति के संबंध में राज्य अपने नागरिकों के मध्य में क्या करेगा? जाति, धर्म, निवास स्थान, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। सीधी सी बात, आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है ना, बराबर होंगे, लेकिन उसमें भी पॉइंट है, ठीक है, 15, 14, 15, 15(1), 15(2), 15(3) है ना ये, और फिर 16(1). 16(2) क्या कहता है कि कोई भी नागरिक नियुक्ति के संबंध में इन आधारों पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। हाँ, जैसे सुनो मेरी बात को ध्यान से। मान लीजिए आप टीचर बने, अब राज्य सरकार या कोई ये कह दे कि नहीं हम आपका निवास प्रमाण पत्र इशू नहीं करेंगे, ठीक है, मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ विभेद नहीं होगा, लेकिन होगा वो इशू भी करेंगे, ठीक है ना। तो कहना आर्टिकल 16(1) कहता है कि जो राज्य है, राज्य अपने नागरिकों के मध्य नियुक्ति के संबंध में जन्म स्थान, निवास स्थान, लिंग, ठीक है, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16(2) कहता है कि इन आधारों पर, यानी किन आधारों पर? जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, जन्म स्थान के आधार पर कोई व्यक्ति क्या होगा? अयोग्य भी नहीं माना जाएगा, ठीक है, यही है। बस करें। अच्छा हाँ, एक लोग सुनिए, थोड़ा सा बंद करते हैं इसको, टाइम तो एक्स्ट्रा हो गया है। सी सेट चलाएं। हमारे यहाँ कहाँ है? महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ बनने की वो होती है, बस 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर बातें होंगी, और कहीं इधर चौराहे पे लाके खड़ा कर दो कि ये लो माइक थोड़ा सा समाज के लिए, तो सब बोल दीजिए। समाज के लिए का, अपने घरों के लिए नहीं बोल पाएंगी फिर, है ना। तो ये सब शिक्षा का अभाव है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो यही हम महिला आरक्षण के बारे में बात करेंगे। महिला आरक्षण इतना ही आप समझ के रखिएगा, आगे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। कि सबसे पहले जरूरत है शिक्षित होना, ठीक है ना। और हम लोग फिर अब सीधा सीधा आर्टिकल 15(4) बात करेंगे। 15(4) भी यही कहता है, आरक्षण को लेकर के कहता है। तो अब हम लोग सीधा सीधा आ जाएंगे 16 पे, और हाँ 16(1) ध्यान से सुन लीजिएगा। 16(1) क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब राज्य जो है अपने नागरिकों के मध्य नियुक्ति के संबंध में, आर्टिकल 16(1) कहता है कि राज्य जो है, राज्य अपने नागरिकों के नियुक्ति के संबंध में, जैसे आप जब नौकरी पाई मान लीजिए तो आपको नियुक्त किया जाएगा ना, तो आपको एक निवास स्थान वो सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा, नहीं दे देंगे? निवास, जाति, है ना। तो आर्टिकल 16(1) कहता है राज्य अपने नागरिकों के मध्य नियुक्ति के संबंध में जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। बात समझ में आया है ना? 16(1) क्या कहता है? नियुक्ति के संबंध में राज्य अपने नागरिकों के मध्य में क्या करेगा? जाति, धर्म, निवास स्थान, जन्म स्थान,
लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। सीधी सी बात, आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है ना, बराबर होंगे, लेकिन उसमें भी पॉइंट है, ठीक है, 15, 14, 15, 15(1), 15(2), 15(3), है ना ये, और फिर 16(1). 16(2) क्या कहता है कि कोई भी नागरिक नियुक्ति के संबंध में इन आधारों पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। हाँ, मेरी बात को ध्यान से मान लीजिए, आप पहले आर्टिकल 16(1) कहता है कि जो राज्य है, राज्य अपने नागरिकों के मध्य नियुक्ति के संबंध में जन्म स्थान, निवास स्थान, लिंग, ठीक है, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16(2) कहता है कि इन आधारों पर, यानी किन आधारों पर, जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, जन्म स्थान के आधार पर कोई व्यक्ति क्या होगा, अयोग्य भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यही है।